नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। हर रोज हिट एंड रन के भयानक मामले सामने आ रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग कुचले जा रहे हैं, जैसे कि पुणे में पोर्शे कार के मामले को अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए और महाराष्ट्र में फिर से 2 नए मामले सामने आ गए हैं। इन दोनों हादसों की तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। एक पुणे से और दूसरा मुंबई के वर्ली से। पुणे में तेज रफ्तार कार ने 2 पुलिस वालों को टक्कर मार दी, जिसमें कि साधन कोली नाम के पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि दूसरा पुलिसकर्मी बहुत गंभीर तरीके से घायल हो गया है। हादसे के बाद आरोपी कार ड्राइवर फरार हो गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पे मुंबई में वर्ली के एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने एक पति पत्नी को अपनी चपेट में ले लिया। यानी कि ये लग्जरी कार जो BMW बताई जा रही है, उसने एक दंपति को इस तरह से टक्कर मारी कि घटना में पति तो घायल हुए, लेकिन महिला की मौत हो गई है। कार करीब आधे किलोमीटर तक महिला को घसीट कर ले गई, लेकिन ड्राइवर ने कार नहीं रोकी और इस मामले में अब पुलिस ने कार चला रहे युवक मिहिर शाह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। हादसे के बाद से मिहिर शाह की मां और बहन का भी पता नहीं है। दोनों घर लॉक करके घर से गायब हैं। इस मामले में पुलिस ने मिहिर के पिता राजेश शाह को गिरफ्तार किया है। राजेश शाह का पॉलिटिकल कनेक्शन है, शिवसेना शिंदे गुट के वो नेता हैं। इसके अलावा इस मामले में हादसे के वक्त गाड़ी में मौजूद ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। सवाल एक ही है कि इन महंगी गाड़ियों के आगे क्या इंसान की जान इतनी सस्ती हो गई है। हिट एंड रन के लगातार मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं, आपको सुनाते हैं इसके ऊपर क्या कहना है पहले मुख्यमंत्री शिंदे का। हिट एंड रन में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वो कितना भी इन्फ्लुएंस वाला हो, कोई भी हो, पॉलिटिकल हो, पैसे वाला हो, ये गरीब की जान होती है और इसलिए वो भी किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है और इसीलिए कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो मैंने पुलिस कमिश्नर जी को भी कल कहा है कि हिट एंड रन में जितने भी होटल है, ये होटल जितने देरी से रात को बंद करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करो, लाइसेंस रद्द करो और जो ड्रंक एंड ड्राइव वाला जो ड्राइव है वो भी तेज करो, वहां पर भी तेजी से चेकिंग करो। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी पारस। ये मामले जो सामने आए, एक पुणे एक मुंबई हाल का मामला है, लेकिन ये मामले एक के बाद एक आते रहे हैं पारस। इनके ऊपर कानून भी है हिट एंड रन पर भी कि अगर सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, अगर गाड़ी चालक मौके से फरार होता है तो 10 साल की सज़ा और जुर्माना है। ये तमाम कानून है, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन अगर इतनी सख्ती से हो रही होती तो फिर इस तरह का खौफ होता लोगों में और हिट एंड रन के मामले आए दिन नहीं आते। अभी जो ये 2 मामले जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनमें अपडेट, ये जो मुंबई का मामला है, वर्ली का जो मामला है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप बताएं कि क्या इस पर अपडेट है। जी बिल्कुल नगमा जी, इस पूरे मामले में लगातार जो सियासत है वो भी तेज़ होती जा रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कोई कितना भी इन्फ्लुएंस वाला हो, क्या किसका कनेक्शन क्या हो वो मतलब नहीं रखता, क्योंकि गरीब की जान जो है वो भी महत्वपूर्ण है। इसी के लिए कार्रवाई सब पे होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो है विपक्ष लगातार जो सरकार है, राज्य सरकार, उसको गुंडा कह रहा है और कह रहा है कि गुंडे लोग जो हैं वो सरकार चला रहे हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण चीज़ ये सामने आई है कि इस पूरे मामले में पुलिस जो है अभी भी मुख्य आरोपी मिहिर शाह को पकड़ नहीं पाई है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस तो जारी कर लिया गया है, बट वो कहाँ है वो अभी पुलिस पकड़ नहीं पाई है। जब ये हादसा हुआ उसके बाद वो बांद्रा तक जाता है गाड़ी लेकर, बांद्रा में गाड़ी को छोड़ देता है और उसके बाद कहीं वो भाग जाता है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, उसके परिजनों से पूछताछ कर रही है। मिहिर की महिला मित्र है, उससे भी आज पूछताछ की गई, लगातार उससे भी पूछताछ जारी है। वहीं पुलिस ने आज कोर्ट में जब दलील जी पारस, बस इसमें एक, आप जो राजनीति की बात कर रहे हैं इसी से जुड़ा है ये सवाल कि राजेश शाह जो हैं वो शिवसेना शिंदे गुट के नेता बताए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री शिंदे ये कह रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा, पर कितने बड़े नेता हैं ये, क्या इनके बारे में जानकारी है? राजेश शाह जो है मिहिर शाह के पिता, और राजेश शाह को गिरफ्तार भी किया गया है, तो क्या कद्दावर नेता हैं, क्या है इनका बैकग्राउंड? नगमा जी
नगमा जी, मुंबई से सटा हुआ पालघर है और ये पालघर जिले के जो हैं वो उपनेता हैं एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट के। वहीं से वो आते हैं और वहीं पे वो अपना पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ाते हैं। ज़्यादा बड़ा नाम नहीं कह सकते हैं, मगर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट जो है वो बड़ा गुट हो गया है। पिछले 2-3 वर्षों में जिस तरीके से बदलाव आए हैं पॉलिटिकल सिनेरियो में महाराष्ट्र के, उसके अंतर्गत जो है वो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट है वो बड़ा गुट माना जाता है और उसके उपनेता हैं राजेश शाह। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका बहुत ही स्ट्रांग है। और वहीं इसी के लिए जो है जब सब लोगों ने सवाल पूछा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को, उन्होंने तब भी ये कहा कि कोई कहाँ से भी आए, किसका क्या कनेक्शन हो, कोई कितना बड़ा इन्फ्लुएंस कर रहा हो, क्या कितनी बड़ी चीज़ें हों, उसकी वो मायने नहीं रखती हैं। गरीब की जान होती है और हर किसी पे जो भी गुनाह करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत जो है कल जो राजेश शाह है उनको पहले हिरासत में लिया गया, ड्राइवर को हिरासत में लिया गया गाड़ी के, और दोनों से पूछताछ करने के बाद शाम के समय दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और अगर हम अभी की बात करें तो दोनों को शिवरी कोर्ट में पेश किया गया था और शिवरी कोर्ट में पेश करने के बाद आज माननीय कोर्ट ने राजेश शाह को 13 तारीख तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। और ड्राइवर जो था, जो कि मिहिर शाह के बगल में बैठा हुआ था जब ये हादसा हुआ, उसको 1 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है इस पूरे मामले में। नगमा जी। जी जी, तो इन दोनों को इसमें ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है, इसमें राजेश शाह की गिरफ्तारी हुई है। और आप कह रहे हैं कि ये दिखाने के लिए भी कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई कितना भी बड़ा पॉलिटिकल नेता हो, ये कार्रवाई की जा रही है। 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है मिहिर शाह जो इसमें आरोपी हैं, उनके पिता राजेश शाह को। पारस, आपका धन्यवाद। हम जान रहे हैं कि हिट एंड रन के मामले लगातार बढ़े हैं, इस पर कई कानून भी बने हैं। एनसीआरबी का एक आंकड़ा है कि 6 लोगों की मौत होती है हर घंटे। हमारे साथ इस वक्त इस पर चर्चा के लिए जुड़े हैं रजनी गांधी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं ट्रैक्स एनजीओ के। इसी से बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी से जुड़ा रोड सेफ्टी से जुड़े काम आप लोग करते हैं। जो एनसीआरबी का डेटा है उसमें तो ये बताया जाता है कि हर रोज करीब सड़क हादसे में 140 लोग जान गंवाते हैं। हो सकता है कि इससे भी ज्यादा होता हो। बहुत इसमें 50% गाड़ियां ट्रेस नहीं हो पाती हैं। इस पे कानून भी रजनी जी काफ़ी सख्त बना है। पुराने कानून में 2 साल की सज़ा थी, अब 10 साल की सज़ा और जुर्माना है। आप बताएं कि क्या आपका एक्सपीरियंस कहता है इन लोगों के साथ काम करने में, ये हिट एंड रन के मामले में सज़ा कितनी हो पा रही है कानूनों के बावजूद, इम्प्लीमेंटेशन कैसी है सज़ा की? जैसा कि आपने कहा कि हमारे यहाँ पर जो 50% केसेस हैं, अभी आपने आंकड़े जो बताए उसके हिसाब से हिट एंड रन केसेस में हम लोग नहीं वहां तक अप्रोच कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर कि अल्टीमेटली जो एक्सीडेंट्स, सड़क हादसे हो रहे हैं यहाँ पर हिट एंड रन के हो रहे हैं, हमारे पास जो कैमरा सिस्टम है, जो एनफोर्समेंट सिस्टम हम लोग लेकर चल रहे हैं, वो मेजर सिटीज में होता है और वहां पर भी पूरा एरिया कवर नहीं है कहीं ना कहीं। तो जो हम लोग कैमरास के थ्रू एक एनफोर्समेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट कदम है। जब हम इंटेलिजेंस सिस्टम की बात करते हैं, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम की बात करते हैं, तो वहां पर इसका एक रोल है। लेकिन अगर हम देखें तो सिर्फ 1% सड़कों को छोड़कर बाकी जगह पर आपको इस तरीके का कैमरा एनफोर्समेंट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज आ जाती है, मैं आपका ध्यान एक और पॉइंट पर लेकर जाना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं जो हमारी सड़कें हैं, एक तरीके से तो वो मोबिलिटी बढ़ा रही हैं पूरे उसमें कंट्री में और वर्ल्ड में देखा जाए तो हम लोग मोबिलिटी के मामले में, सड़कों के मामले में बहुत आगे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सड़कें सबके लिए एक शो बिजनेस, शो पर्पस बनकर रह गई हैं, जिसका नतीजा ये है कि इस तरीके के सड़क हादसे और खासतौर पे हिट एंड रन जो एक मानसिकता बनती जा रही है, गाड़ी भगाने की, रैश ड्राइविंग करने की, उल्लंघन करने की, ये जो इन्फ्लुएंसर सिस्टम काम कर रहा है यंगस्टर्स के चारों तरफ, इसके ऊपर गौर देना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया तो एनफोर्समेंट सिस्टम भी अपने आप को कंप्लीट नहीं समझेगा। हिट एंड रन के जो मामले हैं, क्या वो पहले के मुकाबले, पहले मतलब कि अगर हम कोई एक टाइम पीरियड ले लें, चाहे 10 साल की ही बात हम करें, तो आप जैसा कह रही हैं कि तेज़ गाड़ी चलाने का जुनून खास करके देखा जा रहा है कि महंगी गाड़ियां इन्वॉल्व हैं, तेज़ स्पीड पे गाड़ियां चल रही हैं, कोई नशे में आके गाड़ी चला रहा है, तो और कहीं जोश है बहुत ज़्यादा। ये जो मामले हैं क्या ये और ज़्यादा बड़े हैं बावजूद इसके कि कानून सख्त किया गया, सज़ा बढ़ाई गई? मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस फैक्टर बहुत स्पीडली काम कर रहा है। एक और जो नई चीज निजात हो गई है जिसमें रील्स बनाने का शौक है,
और अपने आप को प्रमोट करने का शौक है एज एन इंडिविजुअल, वो भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर काम कर रहा है। एक तरफ अभी तक हम अपने टीवी एक्टर्स और बड़े लोग एक्टर्स एक्ट्रेसेस को देखकर इन्फ्लुएंस होते थे हमारे यंगस्टर्स, कहीं ना कहीं अब दूसरी तरफ एक रील बनाने का और सोशल मीडिया पर अपने आप को दिखाने का जो एक ट्रेंड शुरू हो गया है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है इस तरीके के केसेस को बढ़ाते जाने में। और कहीं ना कहीं ये चीज मानना बड़ा जरूरी है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में जो डिफरेंस है, रियल लाइफ में शायद ये नहीं दिखाते कि एक्सीडेंट करने के बाद जेल जाना होता है, वहां पर एक सजा होती है, लेकिन रियल लाइफ में ये सारी चीजें भी होती। तो जो एक माइंड में जो इम्पैक्ट रहना चाहिए कि एक्सीडेंट करना एक बहुत बड़ा जुर्म है, किसी की जान लेना बहुत बड़ा जुर्म है, तो अपने आप में वो जी जी एक और बहुत, जब आपने सड़कों की बात की कि जस्ट मोबिलिटी के लिए होती हैं, लेकिन जो सड़कें हैं वो पेडेस्ट्रियंस के लिए, पैदल चलने वालों के लिए कितनी सेफ हैं? क्या हमारी, जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं, जिस तरह से हम सड़कें बनाते हैं, तो फुटपाथ भी बनते हैं पेडेस्ट्रियंस के लिए, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, पर चूंकि कानून फॉलो नहीं होता है, गाड़ियाँ बहुत हाई स्पीड पे होती हैं, स्पीड ब्रेक करती हैं, ट्रैफिक लाइट ब्रेक करती हैं, पर हमारा देश जो है वो पैदल चलने वाले लोगों के लिए, हम कहें कि सड़कें हमारी फ्रेंडली ही नहीं है, पब्लिक प्लेसेस जो हैं। जी बिल्कुल मैडम, आपने एकदम सही बात बोली। हमारे जो पिलर्स हैं रोड सेफ्टी के, जो 5 मेजर पिलर्स बोले जाते हैं, उसमें से 3 से 4 जो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, आपका सेफ व्हीकल हो गया, सेफ रोड मैनेजमेंट हो गया, रोड सेफ्टी बिहेवियर हो गया, और उसके साथ सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं किसी तरीके का बिहेवियर सेट करवाना चाहती हूँ सड़क पर, तो वो सिर्फ अवेयरनेस से पॉसिबल नहीं है, जब तक उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और एनफोर्समेंट सपोर्टिव नहीं है, तभी एक बिहेवियर को बनाया जा सकता है। और जहां तक आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा जो रखा पेडिस्ट्रियन सेफ्टी का, तो शायद आज भी जो हमारा डिजाइनिंग सिस्टम है, उसमें पेडिस्ट्रियन को वो इंपॉर्टेंस और वो प्राथमिकता नहीं दी जाती जो सड़कों के टाइम पर डिजाइन करने में होनी चाहिए। अगर आप एक छोटा सा सर्वे देखें, या अगर आपकी टीम के द्वारा भी सर्वे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी जेब्रा क्रॉसिंग्स सेफ हैं किस किस शहर में। उसी से पता चल जाता है। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट और छोटी सी इनिशियल नीड है जेब्रा क्रॉसिंग, और वो कितनी चौड़ी और कितनी सक्रिय बनाई हुई है, और किस तरीके से पैदल यात्री उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इम्पोर्टेंस, जो अहमियत जो है वो गाड़ी वालों को भी सड़कों पे मिलती है, पैदल चलने वालों की नहीं। जबकि आप भारत के बाहर जाएं, बहुत सारे देश हैं, मिसाल के तौर पे यूरोप के बहुत देश, जैसे डेनमार्क जैसे देश, पैदल चलने वालों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है, सड़कें उस हिसाब से डिज़ाइन की जाती हैं, चाहे साइकिलिस्ट हों चाहे पैदल चलने वाले हों। लेकिन यहाँ पर ये प्राथमिकता अभी भी नहीं है। और एक बात जो लगातार दिखाई देती है कि इन हिट एंड रन मामलों में ज़्यादातर गाड़ियाँ महंगी हैं, और इन महंगी गाड़ियों से लोग कुचले जा रहे हैं। धन्यवाद आपका रजनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, तो आप इसका जवाब हमें ज़रूर भेजिए। QR कोड को स्कैन करिए और अपना जवाब हमें भेज सकते हैं आप। और सवाल जो हम आपसे पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या बदइंतज़ामी के कारण बारिश से ज़्यादा तबाही हो रही है? आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली मुंबई में हुई भारी बारिश ने पूरे सिस्टम की एक बार फिर से पोल खोली है। मुंबई में लगातार भारी बारिश हुई है, जिससे लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वोत्तर में हालात भयावह हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या इंतज़ाम नहीं होने की वजह से बारिश के चलते ज़्यादा तबाही हो रही है? तो आप अपने जवाब हमें स्कैन करके भेज सकते हैं। और मुंबई में आज सुबह सवेरे से कुछ ही घंटों में इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि फिर शहर में पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और इस ज़ोरदार बारिश की वजह से कई जगह पे स्कूलों में खास करके छुट्टी कर दी गई। भारी बारिश के बीच 2 बजे के आसपास समंदर में ऊंची लहरें उठी और मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में मॉनसून की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ ही कई जगहों पर उसकी समस्या भी नजर आ रही है। मुंबई और आसपास के इलाकों में देर रात से भारी बारिश होती रही। सुबह के करीब 7 बजे तक कई निचले इलाकों में पानी भरा। दादर, माटुंगा, किंग्स सर्कल, चेंबूर जैसे इलाकों में पानी भर गया है। कई जगह पर रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से मुंबई की लाइफ लाइन, वहाँ की लोकल ट्रेन, इसकी आवाजाही पर असर पड़ा है। हालांकि सुबह बारिश कुछ घंटे के लिए थम गई थी, लेकिन दोपहर में एक बार फिर से बारिश होने लगी और इसके चलते स्कूलों की
छुट्टी भी की गई है। मुख्यमंत्री शिंदे ने बताया है कि बीएमसी के 461 और रेलवे के 200 मोटर पंप चल रहे हैं। सेंट्रल और हार्बर रेल लाइन सेवा भी शुरू हो गई है और पूरे राज्य का जायजा लिया गया है। कोस्टल इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है। एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। मुंबई के 5000 स्पॉट पर ये लोग नजर रखे हुए हैं। अगर बहुत ज़रूरी नहीं हो तो घर से ना निकलें। और अब हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए हैं और अभी अभी वो रूस पहुंच रहे हैं। इस वक्त देखिए ये तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंच गए हैं। वहां पे भारत और रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय उनकी बातचीत भी होगी। इसके बाद उनका दौरा ऑस्ट्रिया का भी होना है, और ऑस्ट्रिया में जाने वाले वो दशकों में पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। एक लंबे समय से कोई वहाँ पे नहीं गया है और कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रूस के मॉस्को की, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच गए हैं और उनकी राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय बातचीत होगी। इस बीच रूस से खबर ये भी आई है कि रूस ने यूक्रेन पर एक बड़ा हमला किया है वैसे, जिसमें कि 20 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंचे हैं और वहां पर द्विपक्षीय बातचीत होनी है रूस और भारत के बीच में। ये आपको हम दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें रूस से। इस वक्त प्रधानमंत्री वहां पे लैंड कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ है एयरपोर्ट पर, और स्वागत की वहां पे पूरी तैयारी थी, उनके भव्य स्वागत की। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होनी है, द्विपक्षीय बातचीत होगी। इस दौरे से उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत और रूस, जिसके ऐतिहासिक पारंपरिक संबंध रहे हैं बहुत अच्छे, अब उस संबंध में और ज़्यादा एक नयापन भी आया है और एक मैच्योरिटी, एक परिपक्वता भी आई है और बेहतर होंगे संबंध, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो या दूसरे क्षेत्र जहां पर सहयोग बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए वहां पर तैयारियां की गई हैं और ये आपको लोग नज़र आ रहे हैं नाचते गाते। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत की तैयारी थी और इस वक्त प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पे स्वागत हो रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मॉस्को से। प्रधानमंत्री का यहाँ पर कई जो कार्यक्रम है उसमें एक कार्यक्रम ये भी है कि वहाँ पर जो भारतीय समुदाय है उनसे भी ये प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे, उनके साथ भी इंटरेक्शन होगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ डिनर का कार्यक्रम है। हमारे साथ हमारे सहयोगी उमाशंकर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त का रूस दौरा, इसका मकसद और द्विपक्षीय बातचीत भी होनी है। आप ये बताएं कि एजेंडे पे क्या क्या है, क्या उम्मीदें हैं इस दौरे से, आज का कार्यक्रम क्या है उनका वहाँ? देखिए, आज जब प्रधानमंत्री मॉस्को में लैंड किए हैं, उनके स्वागत के बाद जो है आज प्राइवेट डिनर है, जो कि राष्ट्रपति पुतिन जो है वो उनको डिनर दे रहे हैं। और इसके अलावा जो द्विपक्षीय बातचीत है और तमाम मुलाकातों का जो सिलसिला है वो कल होगा। लेकिन जहां तक एजेंडे की बात है तो सबसे बड़ा एजेंडा जो है, जो हमें सूत्रों के जरिए बताया गया, वो ये है कि इंडिया फर्स्ट और एनर्जी जो है वो सबसे बड़ा एजेंडा है। क्योंकि जिस तरीके से रूस से तेल खरीदना भारत ने शुरू किया और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद रूस पर जो भारत जो है वो तेल का एक बड़ा आयातक है, तीसरा सबसे बड़ा आयातक रूस के तेल का है। और इसके जरिए भारत को इस बात के लिए मदद मिली है, जिस तरह से ऑयल प्राइसेस जो है वो यूक्रेन युद्ध की वजह से हो या हमास इजराइल युद्ध की वजह से हो, वो बढ़े हैं। ऐसे में भारत में तेल के दाम को स्थिर रखने में मदद मिली है। दूसरी जो अहम बात है वो रूस के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही पुराना है, परंपरागत तरीके से दोस्त रहे हैं। भारत को हथियारों की सप्लाई जो है वो 76% तक रूस से होती रही है, हालांकि अभी उसमें कमी आई है, 36% के आसपास रह गई है। भारत ने दूसरे और देशों से भी हथियार
और उपकरण जो है वो लेने शुरू किए हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से एक सैन्य जो एक संबंध रहा है रूस से उपकरणों जो भारत को मिलने वाली उपकरण जो है उनके उसका काफी ज्यादा वैल्यू है, चाहे एस सीरीज के जो मिसाइल हों, इन सब बातों के अलावा और ग्लोबल साउथ का जो एक मुद्दा है वो काफी कंसर्न का मुद्दा है। भारत हर मंचों पे इसको उठाता रहा है, तो जो द्विपक्षीय बातचीत होगी उसमें भी ग्लोबल साउथ के कंसर्न को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से बात करेंगे। और एक नेबरहुड फैक्टर जो है वो भी एक बड़ा एजेंडा है, और खासतौर पे इस मुतालिक जिस तरीके से जो चीन है वो LAC पर उसने एक तरफा तरीके से यथास्थिति को बदलने की कोशिश की है, और हाल के वर्षों में देखने को मिला है कि किस तरीके से रूस जो है वो चीन पर आर्थिक तौर पे आश्रित हुआ है। हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन जो है वो चीन के दौरे पर भी गए थे, इस बात पर भी भारत की जो निगाह है वो बनी रही है। तो एक इलाकाई एक क्षेत्रीय शांति के लिए जरूरी है कि रूस जो है वो चीन पर इस प्रकार का दबाव डाले कि वो जो एक यथास्थिति में बदलाव करने की उसने कोशिश की है उससे अपने कदम पीछे खींचे। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं वो भी है। लेकिन एक और अहम मुद्दा व्यापार का है, क्योंकि 65 बिलियन डॉलर का जो व्यापार है उसमें से 4 जो मिलियन डॉलर है वही भारत सिर्फ आयात कर पाता है रूस को, बल्कि 61 जो बिलियन जो व्यापार है वो रूस से भारत में होता है। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है और संतुलन है उसको किस तरीके से दूर किया जाए, रूपी रूबल मैकेनिज्म किस तरह से निकाला जाए ताकि भुगतान का जो संकट है वो खत्म हो, तो इन सब मुद्दों पर लेकर तमाम तरह की चर्चाएं जो है होंगी इस दौरान। जी, हमारे सहयोगी वसुधा वहाँ पे मौजूद हैं मॉस्को में, और वसुधा वहाँ से जानकारी दे रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस दफ़ा रूस के न्योते पर यानी व्लादिमीर पुतिन के न्योते पे गए हैं रूस, और काफ़ी उम्मीदें हैं इस दौरे से। जहाँ तक ट्रेड, कॉमर्स, ऑयल, डिफेंस की बात है तो सुनते हैं, ये देखते हैं ये रिपोर्ट मॉस्को से वसुधा वेणुगोपाल की। ये जो मीटिंग होगी उनकी व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट के साथ वो खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनकी पहली मीटिंग है रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद। ये रशिया यूक्रेन वॉर जो है काफ़ी महीनों से चल रहा है, लगभग 2 साल हो गए हैं, और इसके बारे में विश्व में काफ़ी चिंता है कि इस वॉर को किस तरह रोका जा सकता है। तो एक तरीके से जब मल्टीलैटरलिज्म की बात हो रही है उसी टाइम पे ये बायलैटरल मीटिंग होगी व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी के बीच में। रशिया जो है वो कुछ महीनों से चाइना की ओर भी बहुत ज़्यादा जो है फ्रेंडशिप के कदम बढ़ाए जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने प्रेसिडेंट बनने के बाद अगर 3 कंट्रीज़ का विजिट किया है, उसमें एक चाइना है, उसके अलावा वियतनाम और नॉर्थ कोरिया भी है। और उसी के साथ साथ पिछले कुछ सालों में भारत ने भी जो है अपने टाइज US, फ्रांस, जो डिफेंस डिपेंडेंस था रशिया में वो काफ़ी अभी कम हुआ है, और हमने वो डाइवर्सिफाई करके हम ज़्यादा जो वेपन्स हैं वो US और फ्रांस से भी मंगवा रहे हैं। सो ये जो मीटिंग है वो उस मीटिंग का मेन एजेंडा डिफेंस टाइज के अलावा ट्रेड भी रहेगा। भारत के इंपोर्ट्स रशिया के साथ बढ़ते जा रहे हैं सब्सटैंटिवली। इनफैक्ट हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑयल डिस्काउंटेड प्राइसेस में ख़रीदा है, जिसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है। उसके साथ साथ आपको जानकारी होगी कि रशिया जो है वो काफ़ी वेस्ट की तरफ से सैंक्शंस फेस कर रहा है, तो एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है रशिया के लिए। तो रशिया के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस टाइम पे मॉस्को आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी ओन क्रेडिबिलिटी के लिए। लेकिन इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ट्रेड में डेफिसिट है, इम्बैलेंस है इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के बीच में, उसको थोड़ा जो है रिस्टोर किया जाए। इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी एट बैलेंस होने चाहिए इंडिया के इंपोर्ट्स के साथ, वो एक चिंता है भारतीय ऑफिशियल्स में। दूसरी जो बात है, कुछ ऐसे इंडियन ओरिजिन लोग हैं जिनको रशियन फ्रंट लाइन्स में फाइट करने के लिए सपोर्ट रोल्स दिया गया था, उसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये जो है इस मैटर को बहुत गंभीरता से इंडिया ने उठाया है रशिया के सामने, और रशिया जो है इस मैटर को देख रहा है। हमने कुछ सूत्रों से बात की, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मैटर है ये जो विषय है इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस के साथ इंडिया उठाना चाहता है, और इनफैक्ट प्रधानमंत्री भी शायद इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स हैं, एक मुंबई मॉस्को के बीच और एक व्लादिवोस्टॉक जो ईस्टर्न रशिया का एक शहर है वो, और चेन्नई के बीच। ये 2 इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात होगी आज। उसके अलावा पीपल टू पीपल टाइज और कल्चरल टाइज और टेक ट्रांसफ़र, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये सारी बातें भी होगी। प्रधानमंत्री आज एक टूम्ब ऑफ अननोन सोल्जर के पास वहाँ भी जाएंगे और वहाँ भी ट्रिब्यूट्स ले करेंगे। ये जो है ये सोवियत यूनियन के जितने भी सोल्जर्स, रशियन सोल्जर्स मर गए थे उनके लिए एक सिंबल ऑफ मेमोरी है। आज मंडे का दिन है लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। रेड स्क्वायर को बहुत ही
इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। यहाँ पे काफ़ी कोरोनेशंस हुए हैं प्रिंसेस के, उसके साथ साथ एग्जीक्यूशंस भी हुआ है। एक तरीके से डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी साथ साथ जिस तरह एग्जिस्ट करते हैं उसका प्रतीक है ये पूरा जो क्रेमलिन स्क्वायर, एक तरीके से पावर सेंटर भी है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि इंडिया जो है अपना बैलेंसिंग एक्ट कैसे प्ले करता है, रशिया के साथ अपने टाइज को संभालना, उसके साथ साथ उसकी नई दोस्ती जो हुई है कुछ सालों की यूएस, फ्रांस और अदर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, वो बैलेंसिंग एक्ट कैसे प्ले करता है उस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। तो वसुधा वेणुगोपाल मौजूद है मॉस्को में, वहाँ से वसुधा रिपोर्ट दे रही थी। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है एयरपोर्ट पे, मॉस्को में वो पहुँचे हैं। वहाँ पर काफ़ी उनका भव्य स्वागत हुआ और कुछ आम लोग जो मौजूद थे, नाच गाना भी हमें नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पे जो स्वागत हुआ है, ये 22वें रूस भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं। रूस के न्योते पर 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं वहां पे प्रधानमंत्री। और महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन रूस जो युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद ये उनका पहला दौरा है इस इलाके में। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन से उनकी मुलाकात और दूसरे मौक़ों पे होती रही है, जैसे एससीओ समिट के बहाने वो पहले भी उनसे मिल चुके हैं। भारत और रूस के बीच में मजबूत रिश्ते रहे हैं, लेकिन बीच में भारत अपनी तेल की आपूर्ति के लिए दूसरे देशों के साथ भी संबंध भारत ने बनाए हैं, जिसमें यूरोप के देश हों जैसे फ्रांस हो या फिर अमेरिका हो। इस बार डिफेंस टाइज और इसके साथ साथ कॉमर्स और ट्रेड जो है उसके ऊपर काफ़ी निगाहें टिकी हैं कि भारत किस तरह से अपने रिश्तों को बैलेंस करता है रूस के साथ। हाथरस में भगदड़ कांड में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों 2 जुलाई की सत्संग में मौजूद थे और भगदड़ के दौरान ये फरार हो गए थे। ये बाबा के संगठन के सेवादार भी हैं। अब तक इस मामले में कुल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं पुलिस दिल्ली से गिरफ्तार मुख्य आरोपी देव प्रकाश का बैंक अकाउंट खंगाल रही है, लेकिन बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इस समूचे मामले के मुख्य किरदार यानी कि बाबा को पुलिस ने क्यों छोड़ा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक चूंकि हादसे के वक्त बाबा मौजूद नहीं था इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन तथ्य ये है कि अमूमन ऐसे मामलों में शिखर पर रहने वालों को आरोपी बनाया जाता है। तो क्या बाबा को कोई बचा रहा है? क्या हमारे नेताओं में, पुलिस में, प्रशासन में ये साहस नहीं है कि जिस मामले में 120 से ज़्यादा लोगों की जान गई उसके सबसे अहम किरदार पर भी हाथ डाला जाए और कुछ पूछताछ वहां भी हो? तो आखिर गिरफ्तारी पर जो सवाल उठ रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई क्यों नहीं है, और अगर मौके पर वो मौजूद नहीं थे, लेकिन भगदड़ तो उस वक्त ही हुई जब वो वहां पर थे और ख़त्म करके जा रहे थे या वहां से निकल गए। उसके बाद भगदड़ मची और लोग मारे गए। नाहिद लारी खान हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला। मनीष शुक्ला जी, ये बाबा जो हैं जिनके कार्यक्रम में भगदड़ हुई, कुल मिला के 11 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। मुख्य आरोपी भी बताया जा रहा है, आयोजक जो रहे उनको गिरफ्तार किया गया। क्या बाबा की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए? देखिए नगमा जी, जिस दिन ये घटना घटी उसके तत्काल बाद युद्ध स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई भी प्रारंभ की, राहत की भी व्यवस्था की, जो घायल थे उनके समुचित उपचार की व्यवस्था की। एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, एसआईटी का गठन किया गया है, जो तमाम कारणों का पता लगा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है उसकी पड़ताल कर रहा है। 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई, आपने स्वयं बता दिया है। जो मुख्य आरोपी था जिसने इस कार्यक्रम की परमिशन ली थी, मधुकर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और एजेंसीज जांच कर रही हैं। जो जो लोग भी इनके पीछे होंगे, चाहे वो प्रवचनकर्ता ये भोले बाबा हो या अन्य कोई भी हो। तो यहाँ पर 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी और जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आयोजन किया था, उनकी गिरफ्तारी हुई। तो मुख्य किरदार जिनके सभा में ये सब कुछ हुआ, बताया गया कि उनके चरणों की धूल लेने के लिए लोग दौड़े और भगदड़ उसके बाद हुई। तो क्या उनसे किसी तरह की कोई पूछताछ की भी जरूरत नहीं थी? आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ कमी रह गई है? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, एसआईटी और आयोग
पहले प्रत्यक्षदर्शियों से, पीड़ितों से, वहां के कप्तान से, वहां के जिलाधिकारी से, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से सबसे पूछताछ कर रही है। और साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए हैं। जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन फॉरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड सबको भेजा गया है और पुख्ता जानकारी, सबूत सब एकत्रित किया जा रहा है। और बाबा हो या प्रशासनिक अधिकारी हो या आयोजन करता हो, जिनका भी ये जो इतना हाथ या बड़ा जिनकी हादसा भी था उसकी चूक, जिम्मेदारी किसकी? नाहिद लारी खान। अभी भी कहा जा रहा है कि मुख्य जो इसमें आरोपी हैं, मुख्य किरदार है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। देव प्रकाश, उनका बैंक अकाउंट निकाला जा रहा है। एक मिनट, आपके पास भी आऊंगी। आपने 2 बार जवाब दिया है। नाहिद लारी खान भी हमारे पास हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। नाहिद लारी खान, इसकी मुख्य जिम्मेदारी बनती किसकी है इस हादसे की जिसमें 120 लोग मारे गए? देखिए, प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि जिन अधिकारियों ने इस कार्यक्रम के होने की संस्तुति दी और जिन अधिकारियों ने परमिशन दिया, वह भले ही 80,000 भी कम भीड़ नहीं होती, 80,000 की भीड़ का जिन अधिकारियों ने परमिशन दिया, तो प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट होता है कि उनकी नेग्लिजेंस के कारण इस तरह की भयावह घटना हुई, जहां 121 लोगों की जाने गए और विशेषकर 99% उसमें महिलाओं की जाने गई, परिवार के परिवार उजड़ गए, घर के घर उजड़ गए। तो प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट है, जिन्होंने संस्तुति दी, जिन्होंने परमिशन दिया, उनकी नेग्लिजेंस के कारण ये घटना हुई। तो ये आवश्यक है कि अविलंब इन अधिकारियों के ऊपर। लेकिन नाहिद, आपको क्या नहीं लगता कि बाबा की भी कोई जिम्मेदारी बनती है? वो मुख्य किरदार हैं, उनकी सभा थी, वो वहां से निकल गए और उसके बाद फिर लापता हो गए। 304 गैर इरादतन हत्या का मुकदमा, मैं आपको बता रही हूँ, नगमा जी लोग हैं, उनके ऊपर 304 का मुकदमा कायम हो, उनकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, प्रशासन का मतलब सरकार होता है, तो निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदार, इस घटना की जिम्मेदार सरकार भी। और आप अगर जो कथावाचक जी की बात कर रहे हैं, तो देखिए सरकार का भी वर्जन आ चुका है इस मामले में और ऑफिशियल वर्जन भी आ चुका है। सरकार की मंत्री हैं, बड़ी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, दलित समाज से हैं, गवर्नर रही बीबी रानी मौर्य जी, उन्होंने स्पष्ट कहा, उन्होंने क्लीन चिट दी बाबा कथावाचक जी को और कहा कि वो इस घटना के दोषी नहीं है, भगदड़ होने से पहले वो वहां से चले गए थे। ये स्पष्ट बीबी रानी मौर्य जी ने कहा। दूसरे जो आईजी रेंज है शलभ माथुर जी, उन्होंने भी स्पष्ट यही बात की, ऑफिशियल वर्जन है कि कथावाचक जी इस घटना के दोषी नहीं है, ये भगदड़ होने से पहले ही वो वहां से चले गए थे। हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि माननीय सुप्रीम पर सरकार में शामिल लोग लोग स्वतः संज्ञान। नाहिद, एक मिनट जवाब देने दें आप मनीष शुक्ला को, जो वो कह रही हैं कि आधिकारिक तौर पे ये बयान दिए जा रहे हैं कि इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है बाबा की, आपको क्या लगता है? अब आप जांच और एसआईटी की बात बाद में करें, पर यहाँ पर गिरफ्तारी होनी चाहिए। पहले भी इस तरह के मामले कई जगहों पे हुए हैं और गिरफ्तारियां हुई हैं उन लोगों की भी जिनके यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण किरदार हैं इसमें। मनीष शुक्ला, देखिए नगमा जी, एक तो ये समाजवादी पार्टी और पूरे एनडीए गठबंधन का जो ये जवाब दे दे कि आपके पार्टी के नेता आधिकारिक तौर पे बयान दे रहे हैं कि बाबा की जिम्मेदारी नहीं है। आप जब कंप्लीट करने देंगे तभी विषय पहुंच पाएगा। सवाल जो पूछ रहे हैं आप उसका जवाब दें। अरे जवाब तो देने दीजिए। वो दीजिए जवाब, मैं आपसे वही पूछ रही हूँ कि जिम्मेदारी बनती है या नहीं, जो वो सवाल उठा रही है, आपको क्या लगता है? एक तो ये समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन ये लगातार झूठ और फरेब बोल रही है कि समाजवादी पार्टी किसी को क्लीन चिट बोल रहे हैं। बाबा की बात पे आइए। मुझे आप कंप्लीट करने दीजिए। किसी को कहीं भी क्लीन चिट नहीं दिया गया है। भाई नगमा जी, इस तरह से डिबेट थोड़ी होती है। आप बोलने नहीं दे रही लगातार। आप सवाल का जवाब समाजवादी पार्टी आप समाजवादी पार्टी को छोड़िए, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या बाबा की जिम्मेदारी बनती है इसमें या नहीं? नाहिद प्लीज आप चुप रहे हैं, जरा सा जवाब देने दीजिए इनको। आप पूछ रही है, चाहे समाजवादी पार्टी पूछ रही है, ये मेरा ये वर्जन यही है कि सपा, कांग्रेस, तमाम लोग ये झूठ फैला रहे हैं। आपके चैनल पर झूठ फैला रहे हैं। किसी को कहीं भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। अरे क्या सभी लोग जांच के दायरे में सभी लोग हैं। स्टेटमेंट दिया है। जांच के दायरे में सभी लोग हैं। जांच के दायरे में सभी लोग हैं। के प्रवक्ता हैं आप, उनसे ऊपर नहीं है, सरकार से ऊपर नहीं है आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, जैसे मैं पार्टी की प्रवक्ता हूं, वैसे आप भी एक पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सरकारी प्रवक्ता नहीं है, सरकार का वर्जन आ गया, कैबिनेट मंत्री का स्टेटमेंट मतलब सरकार का वर्जन।
आईजी रेंज और शलम जिस माथुर तरह जी का चीख रही है, वर्जन चिल्ला मतलब रही है, ऑफिशियल वर्जन। जिस तरीके नाहिद से लारी आप जवाब चीख तो और देने चिल्ला दीजिए। रही जवाब है, दीजिए। चीख और चिल्ला रही है, उससे स्पष्ट है कि आप नाहिद, आप रामगोपाल जवाब यादव देने की दीजिए। लाइन ले आप रही बोलिए है। अपनी बात। आप आप उनके सवाल का जवाब रामगोपाल नहीं दे यादव रहे हैं के कि क्या और आधिकारिक अखिलेश तौर यादव पे ये के वर्जन आया है कि इनकी गिरफ्तारी, नहीं इनके कहते ही इनका नहीं है। दोष नहीं है। कोई, मैं कह रहा हूं, किसी को क्लीन चिट नहीं है। दरअसल नाहिद लारी खान रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव की तरह बाबा को बचाने के लिए बयान दे रही हैं। रामगोपाल यादव का जरूर बयान आया था कि नहीं जी, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, सबरीमाला में हो गया, यहाँ हो गया, घटनाएं होती रहती हैं, बहुत लोकप्रिय थे। तो ये समाजवादी पार्टी का बयान है, भारतीय जनता पार्टी और सरकार का बेबी कतई रानी बयान मौर्य नहीं की है। बात उन्होंने SIT की, आईजी साहब नहीं, की बात कहाँ उन्होंने है? की। अरे कहाँ पे है बयान? सारे आप चैनलों दिखाइए, पर आपके आया, पास तो सारे एनडीटीवी चैनलों है। पर आया। अरे कैसी एनडीटीवी बातें के कर पास रही हैं हो तो आप? दिखाए, एनडीटीवी के हर पास हो तो चैनल, दिखाए। हर समाचार इस तरह झूठ पत्र मत में बोलिए। आया है। देखिए, एक आप बार कैसे झूठ आप- की कढ़ाई, कैसे झूठ झूठ- झूठ चलिए, बोलते हैं आप लोग? झूठ कितना झूठ चल बोले रही नहीं है, बोले, चल लेकिन रही आप है एक बात बात। बता दें। नाहिद, एक मिनट, आप ये इन्होंने जो जैसे चीख आरोप रहे लगाया कि चिल्ला आप रही लोगों है, की तरफ से भी यही बाबा लोग को चाहते बचाने हैं की कि बात आरोपी हुई है। बच जाए। बाबा के ऊपर यहाँ पर मुख्य जिम्मेदारी किसकी, क्या उन कथावाचक की जिम्मेदारी नहीं बनती? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। आप दोनों अगर सिंपल इसका जवाब दे दें कि हाँ देखिए- है या नहीं है, आप क्या मानते हैं मनीष जी? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, वहां मौजूद सभी लोग की जिम्मेदारी अगर बनती है तो बाबा की भी जिम्मेदारी बनती है। वो ठीक जांच है, के दायरे तो फिर में इसी से जुड़ा अगला समाजवादी सवाल कि फिर पार्टी आपको लगता है कि रामगोपाल देर यादव हुई बचाना है चाहते उनकी हैं, अखिलेश गिरफ्तारी यादव में? बचाना चाहते हैं। फिर आपको लगता है कि क्या देर और कोताही बरती गई उनकी गिरफ्तारी में, जहां नहीं, नहीं, 11 लोगों की नहीं, नहीं, गिरफ्तारी हो एजेंसीज- चुकी है? एजेंसीज काम कर रही हैं, जांच चल रही है, साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, कोई बचेगा नहीं। हमारी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आज 2 अगर और कहीं गिरफ्तारियां हो गई हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना कि रही है- उन्हीं के सेवादार हैं, लेकिन बाबा तक नहीं पहुंच पा रही है पुलिस। नहीं, बाबा तक भी जब पहुंचना होगा तो उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंच जाएगी। कोई अखिलेश यादव की सरकार थोड़ी है कि माफियाओं, अपराधियों या इस तरह की घटना में दोषी को बचाने का प्रयास करें। सरकार में नहीं है तब भी रामगोपाल यादव और अखिलेश देखिए यादव का कितनी बयान देख लीजिए राजनीति इस कर समय। रहे हैं। अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव बाबा को बचा रहे हैं। नाहिद लारी खान, देखिए नहीं, नगमा जी, मैं ये नाहिद लारी अब खान मुझे कहते बोलने हैं का आज मौका चैनल पे दें। बैठ के। अब मुझे मौका चलिए, दीजिए नगमा अखिलेश जी। यादव, बोलिए। रामगोपाल यादव, अभी छोड़ आपने दीजिए। कुछ मुझे चुप इनसे कराया वही था, सवाल पूछिए जो आपने हमसे पूछा है। आप ठीक है मनीष, उनको चुप जवाब कराइए सुन तो मैं लीजिए। बोलूं। आपने आरोप भाई लगाया, नगमा तो जी, सुन लीजिए उनको भी। जो सवाल आपने नगमा हमसे जी, पूछा है कहिए वही सवाल मनीष, इनसे एक पूछ मिनट लीजिए। प्लीज, उनकी बात पूरी अरे होने भाई दीजिए, नगमा आपको जी, भी पहले मौका मिला उनसे था। भी सवाल पूछ लीजिए, सवाल नगमा उनसे भी जी, पूछ लीजिए। सवाल ही पूछ रहे हैं उनसे, पूछ आप ही का रही है सवाल सब। पूछ नहीं रहे नहीं, हैं। ये सवाल पूछिए थोड़ा ना तसल्ली रखिए। कि समाजवादी पार्टी क्या चाहती है। क्या जी बिल्कुल सुन लिया नगमा आपका जी, सवाल, जवाब दीजिए। नगमा जी, समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? देखिए नगमा जी, जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता आपके चैनल पर बैठ नहीं कर झूठ बोलेंगे, बोल रहे हैं, वो नहीं उचित बोल नहीं है। सकती। चलिए, देखिए, भाजपा इस के तरह प्रवक्ता से नहीं नहीं। बोल रहे होंगे, समाजवादी पार्टी क्या देखिए, चाहती इस है? तरह- क्या अखिलेश यादव, मैं रामगोपाल आपको यादव बोल ने रहे- बाबा को बचाने की बात नगमा कही जी, है? नगमा जी, देखिए इस तरह से उचित नहीं कि या तो आप बीच में बोले या मनीष जी, मुझे भी अनइंटरप्टेड बोलने का मौका आपको ही दें। बोलने को दे रही हूँ, देखिए, आप हम कहिए तो माननीय बात सुप्रीम- अपनी। मैं तो मान्य, हम लोग तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस दुखद घटना का अरे? स्वतः संज्ञान ले, तभी जो है कार्रवाई होगी और तभी न्याय मिलेगा। पहले भी इसी हाथरस, ऐसे ही हाथरस के कांड में जहां दलित समाज के युवती के साथ भाजपा के गुंडों देखिए, ने नगमा जघन्य जी, ये बोल अपराध नहीं किया रही था, है। बर्बरता की सारी हदें पार कर नगमा दी। जी, तब भी आपके सवाल का जवाब इन्होंने अभी तक नहीं दिया। और जैसे आप हमको रोक कर पूछ रही थी, एक बार मैं समाजवादी वही पार्टी सवाल को हमसे भी लीजिए। पूछ रही हूँ। वो कह रही कहाँ है पूछ रही हैं समाजवादी पार्टी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस स्वतः संज्ञान ले। आप मुझे बोलने एक सेकंड और दे नगमा जी, नगमा जी इतनी जल्दी अरे नहीं, भाई, देखिए एक सेकंड और दे। हमारी सीधा दूसरी सा बात ये सवाल देखिए, आपने हमसे पूछा, हमने कहा बिल्कुल सभी इस लोग तरह से- जिम्मेदार हैं। लेकिन मनीष, बाबा आप के पूरा नाम करने पे- दीजिए। मनीष, आप उनको बात पूरी करने दीजिए। अरे भाई, बीजेपी हम तो सरकार- आपसे अपील कर रहे हैं। जहां आप तो महिलाओं लगातार की हमसे की सवाल, जाए। काउंटर सवाल पूछ रही थी। अब समाजवादी मुझे पार्टी के समय में कीजिए। चुप क्यों हो गई नगमा जी आप? एक मिनट, मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ, आप गलत बयानी मत कीजिए कि मैं चुप हो गई हूँ समाजवादी पार्टी के आप मामले पूछिए ना में। सवाल मैं उनसे सवाल पूछ कि रही हूँ, भोले समाजवादी बाबा- पार्टी क्या भोले चाहती है, आप बाबा उनको के लिए बोलने जैसा दीजिए। सवाल मुझसे एक पूछा, सेकंड मनीष जी, उससे प्लीज आपका माइक नीचे करना पड़ेगा, आप बोलने दीजिए एक मिनट। बताइए बिल्कुल क्या कर कह सकती रही है है। समाजवादी पार्टी, देखिए, क्या हमारी- चाहती है, ये सवाल पूछा है आपने, जवाब दीजिए। मैं बता रही हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी चाहती है कि माननीय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के देखरेख में इसकी जांच हो, ताकि निष्पक्ष जांच हो और जनमानस का न्याय पर और विश्वास चलिए हो ठीक है, और न्याय भी मिले। आपका वक्त खत्म ये हो गया हमारी मनीष, मांग है। आपका वक्त ठीक है। नाहिद, आपकी बात हमने सुन ली। मनीष, इसका मतलब कि सरकार पे समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि भरोसा नहीं है और जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए, स्वतः संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट, ये कह रही है। आपको कुछ कहना है इस पे?
आप कंक्लूड ठीक नहीं कर रही हैं। आप बताएं, Conclude conclude करिए करने के लिए मैं कि आपको मौका समाजवादी, दे रही हूं। मैं बता रहा हूं, इसका यही मतलब है जो रामगोपाल यादव जी ने पहले दिन कहा, अखिलेश यादव जी ने पहले दिन कहा, और ये जो राजनीतिक कनेक्शन है ये साफ हो गया। हमारी सरकार दोषियों को बख्शेगी नहीं। उस दायरे में प्रशासनिक अधिकारी भी है, जिन्होंने परमिशन ली वो भी है, जो प्रवचन करता है वो भी है। तो आपका ठीक है, धन्यवाद बहुत आप दोनों का। आपका कहना है कि जांच पड़ताल चल रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ये सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि अब तक 11 गिरफ्तारियां हुई हैं, आज भी कथावाचक के वहां से 2 सेवादार गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन वो तथाकथित बाबा जो हैं, भोले बाबा और कथावाचक, उनके ऊपर अभी तक किसी तरह का कोई दबिश नहीं हुई और कोई पूछताछ नहीं हुई है, और क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी हो पा रही है। तो बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए हमारे साथ में। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, हमारे दर्शकों के लिए, और आप इसका जवाब हमें दे सकते हैं QR कोड को स्कैन करके। और ये सवाल जो है वो ये है, जिस तरह की हर तरफ बारिश से भी देश में अलग अलग राज्यों में बदइंतजामी दिखाई दे रही है, क्या बदइंतजामी के कारण बारिश से ज्यादा तबाही हो रही है? आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली, मुंबई में हुई भारी बारिश ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और पूर्वोत्तर में हालात भयावह हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इंतजाम नहीं होने की वजह से बारिश के चलते ज्यादा तबाही हो रही है? टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद देश में जश्न मनता रहा और अपने विजेताओं को देखने के लिए मुंबई में विजय रथ के दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस जीत के बाद कुलदीप यादव से खास बात की हमारे सहयोगी विमल मोहन ने। रोहित के साथ आपको मैंने देखा, जो बाहर में फील्ड पे तो सबकी बॉन्डिंग अलग दिखती है, रोहित के साथ, कप्तान रोहित के साथ मुझे लगता है कि आपके जहन में, मतलब मैं कंट्रोवर्सी नहीं, लेकिन एक सबसे अलग बॉन्डिंग है। बिल्कुल, आई मीन उनसे बहुत प्यार है और वो भी बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और टफ़ टाइम में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा। और जब मैं इंजर्ड हुआ था, NCA में था, तब 2 दिन 3 दिन के लिए ट्रेनिंग पे आए थे, तब उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे नहीं पता कि तू कैसे करेगा, मुझे ये पता है कि जब तू कम बैक करे, जो चीज़ मैंने बोली है बॉलिंग में चेंजेस करने के लिए, वो मैं देखना चाहता हूँ। और स्ट्रेट अवे जब मैं इंजरी से वापस आया, सीधा मैं टीम में आया था। मुझे डोमेस्टिक खेलने का मौका भी नहीं मिला, और ऑब्वियसली मैं उस चीज़ के लिए बहुत खुश था, क्योंकि मैं जब भी कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो जाके वो डोमेस्टिक खेलता है। बट उनका बहुत सपोर्ट था, उनको शायद काबिलियत पे भरोसा था, बहुत ट्रस्ट करते थे। शायद मुझे भी इतना ट्रस्ट नहीं था, और जैसे जैसे जो चेंजेस उन्होंने बात की थी और चीज़ें मैंने जो चेंजेस किए, उससे अब फाइनली वो बॉलिंग की बात मुझसे नहीं करते हैं, अब थोड़ा बैटिंग की ज़्यादा बात करते हैं, तो वो भी अच्छी चीज़ है। और बैटिंग पे भी बहुत सीरियस ले रहा हूँ। आप हैं तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, तो शर्माते इतना है। एक तो इन्होंने बाल का जो कलर चेंज किया है, स्मार्ट हो गया है इनके, या तो आपको इन्होंने बताया कि नहीं, कौन कोई लड़की, कोई एक्टर, अब उम्र हो रही है हम लोगों की, क्या आप बताइए? आपको जल्दी खुशखबरी मिलेगी, बट हाँ, कोई एक्ट्रेस नहीं है। वेरी गुड, लेकिन कोई लड़की है जरूर, बिल्कुल। मध्यम परिवार के बच्चे हैं। माता पिता हमारे यहाँ, हम लोग एक्ट्रेस के पीछे नहीं होंगे, इनके पीछे जरूर बहुत सारे एक्ट्रेस होंगे। एक तो मतलब तो वो इनके साथ तो रहेंगे, लेकिन परिवार से शादी होती है, एक परिवार की इम्पोर्टेंट वही है कि जो फैमिली को संभाले। बिल्कुल, फैमिली बनेगा तो जल्दी हम सुनेंगे आपके शादी की खबर। मुझे अभी पता नहीं इस चीज़ का। लेकिन आपको जरूर बुलाएंगे विमल जी, आपको भी बुलाएंगे मैडम।